हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर 2025 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही मैं आपको ये मॉडल पेपर है वो करवा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अपन है वो भाग 1 में भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, अंडाकार गुंबद निम्नलिखित में से किस शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? बताइए, अंडाकार गुंबद निम्नलिखित में से किस शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंडाकार गुंबद है ये अकबर के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण रहा है। दोस्तों, अकबर भारत में हिंदू मुस्लिम एकता द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता था। ठीक है, अकबर है वो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं का दोस्तों प्रशंसक था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अकबर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, सूची फर्स्ट में ग्रंथाकार है और सूची सेकंड में मूल ग्रंथ है। दोस्तों, अपने को बताना है कि किसने किसकी ग्रंथ की रचना करी है। यहाँ पर देखिए, वराहमिहिर, दोस्तों वराहमिहिर ने कौन से ग्रंथ की रचना की बताइए? दोस्तों, वराहमिहिर ने, यहाँ पर देखिए, वराहमिहिर ने दोस्तों व्रत संहिता ग्रंथ की रचना की थी। व्रत संहिता ग्रंथ की रचना की थी किसने? वराहमिहिर ने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, विशाख दत्त ने किसकी रचना करी? दोस्तों, विशाख दत्त ने कौन से ग्रंथ की रचना करी? तो देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, किसने? विशाख दत्त ने। शूद्रक ने दोस्तों कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना की थी शूद्रक ने। ठीक है, और विल्हण के द्वारा दोस्तों, विल्हण के द्वारा विक्रमांक देवचरित्रम दोस्तों इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, कवि विल्हण ने विक्रमांक देवचरितम ग्रंथ की रचना करी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 1 4। 2 3 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 3 1 4। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण है 1914, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण है 1916 से, सॉरी 1916 और 1930, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, काकोड़ी षड्यंत्र प्रकरण है 1924, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन द्वारा दोस्तों 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर दोस्तों 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया था। कब लूटा गया था दोस्तों? 1925 में लूटा गया था। यहाँ पर 1924 दे रखा है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इस कांड के अंदर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको दोस्तों फांसी भी हुई थी। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद है वो फरार हो गए थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1924 की जगह 1925 आना चाहिए था। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, वीडी सावरकर से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक विनायक दामोदर सावरकर है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने यानी कि उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मराठी भाषा में लिखी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये एक पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको दोस्तों मराठी भाषा में लिखा, सही है। वे 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि ये 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है, वीर सावरकर पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वीर सावरकर को दोस्तों यानी कि वीर सावरकर पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर, दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर, ये गलत हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस नहीं चलाया था दोस्तों, नासिक षड्यंत्र केस चलाया था, ठीक है। कौन सा केस चलाया था? नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दोस्तों 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया था, ठीक है, दिसंबर 1910 में। तो यहाँ पर दिल्ली षड्यंत्र केस की जगह अगर नासिक षड्यंत्र केस होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो दोस्तों वीडी सावरकर के बारे में अपने को गलत कथन बताना था, तो वो यही गलत कथन है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, करो या मरो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गलत हो जाएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये नारा दिया था, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ये नारा दिया था, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था क्या? ऐसा नहीं कहा था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अहिंसा से स्वतंत्रता की प्राप्ति हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं कहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही सही है, कौन सा? सी नंबर का। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंद्रसेन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों चंद्रसेन के संबंध में सत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए अपने को सही कोट का प्रयोग करना है, ठीक है, कोट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, मारवाड़ का प्रथम शासक चंद्रसेन था, जिसे यानी कि जिसने छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें बिल्कुल सही बात है, मारवाड़ का दोस्तों पहला शासक था चंद्रसेन, जिसने छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। आप सभी को पता होगा, इसलिए प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है दोस्तों राव चंद्रसेन को, ठीक है। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है दोस्तों राव चंद्रसेन को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दूसरा नंबर का 1580 ईस्वी में चंद्रसेन ने मुगलों को पराजित कर सोजत पाली पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। अपने को सही कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कोठारिया। दोस्तों कोठारिया के ठाकर ने या कोठारिया के दोस्तों सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। कौन था कोठारिया का सामंत? जोध सिंह रावत जोध सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी का जो जन्म है वो दोस्तों ओसवाल जाति में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखना, ओसवाल जाति में। जन्म स्थान है दोस्तों इनका कोलियारी गांव, उदयपुर। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों 1921 में चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान से दोस्तों इन्होंने भील आंदोलन यानी कि एक ही आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। कब हुआ था ये दोस्तों? ये हुआ था युद्ध 1182 में। कब हुआ था? 1182 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसको दोस्तों तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध भी कहा जाता है। और दोस्तों इस युद्ध में परमर्दी देव के दो वीर सेनापति दोस्तों आला और उदल, ये दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है? राजस्थान की किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जैसलमेर रियासत को। जैसलमेर रियासत को दोस्तों अंडमान निकोबार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें चौमुखा मंदिर। दोस्तों चौमुखा मंदिर है वो कहाँ पर है? तो चौमुखा मंदिर दोस्तों रणकपुर में है। कहाँ पर है? रणकपुर में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बंडदेवरा मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों बंडदेवरा मंदिर रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रामगढ़ 12 में है। और ये मैंने आपको बताया था जो चौमुखा जैन मंदिर है ये रणकपुर में स्थित है। और महानालेश्वर मंदिर मेनाल दोस्तों महानालेश्वर मंदिर है ये मेनाल में बना हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर तीनों सही है। चौथा देखिए जगदीश मंदिर नाथ द्वारा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जगदीश मंदिर है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये उदयपुर में बना हुआ है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, धीमा, मीर बख्श, काशी व राम लखन नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? धीमा, मीर बख्श, काशी व राम लखन नामक चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उनियारा शैली से है इसका संबंध। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उनियारा शैली से है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। दोस्तों कौन सा इसमें सही सुमेलित है वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे लूर नृत्य भील जनजाति का नृत्य है क्या? नहीं है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये लूर नृत्य है ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। आगे देखिए वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए ग्रासिया जनजाति के नृत्य है वो जवारा, मोरिया, कूद, लूर, मांदल, गरबा, वालर, ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। यहाँ पर देखिए मांदल दे रखा है, मांदल शहरिया, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मांदल भी दोस्तों ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मछली नृत्य गुजर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मछली नृत्य है वो बंजारों द्वारा किया जाता है दोस्तों ये नृत्य, तो ये गलत भी हो जाएगा दोस्तों गुजर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी कौन सा सही है? बी नंबर का। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निर्जला एकादशी मनाई जाती है। तो दोस्तों निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये जेठ के महीने में मनाई जाती है, यानी कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोस्तों ये निर्जला एकादशी मनाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? यहाँ पर देखिए दोस्तों बुद्धि विलास शाह बखतराम, दोस्तों ये अपना पहला ही है वो इसमें क्या हो जाएगा? सही है दोस्तों। बुद्धि विलास ग्रंथ की जो रचना है वो दोस्तों किसने की थी?
तो ये बखत राम के द्वारा की गई थी दोस्तों। आगे देखिए, मानचित्र रासो काशी छंगानी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए मानसिंह रासो इसकी रचना है वो दोस्तों कवि नेत्राम ने की थी। किसने की थी? कवि नेत्राम ने, सॉरी नरोत्तम ने, ठीक है, कवि नरोत्तम ने दोस्तों मानचित्र रासो की रचना की थी। और हमीर महाकाव्य सारंगधर जोधराज, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई थी। राजरूपक कवि महेश, गलत हो जाएगा। राजरूपक ग्रंथ की रचना है वो वीरबाण के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो ये अपना ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें सही कौन सा है? तो दोस्तों इसमें एक ही सही है। कौन सा? ए नंबर वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक मुश्त समझौता योजना यानी कि ओटीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों, ओटीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना। किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना, ये दोस्तों ओटीएस का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000, ठीक है दोस्तों, 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है पहले चरण में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को दोस्तों सम्मानित किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित जियान झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित जियान झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको टाइगर झील के नाम से जाना जाता है, टाइगर झील के नाम से। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टाइगर झील के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था? बताइए, राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था? तो किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था? तो दोस्तों ये आया था जाम्बिया का प्रतिनिधिमंडल आया था। ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, भारत ने भूकंप पर प्रभावित म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो वो है ऑपरेशन ब्रह्मा अभियान शुरू किया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राहत सामग्री भेजी गई थी दोस्तों। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया था? दोस्तों ये उद्घाटन किया था कहाँ पर? तो ये दोस्तों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये उद्घाटन किया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हरियाणा है, वो दोस्तों शीर्ष पर रहा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हरियाणा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 का विषय क्या है? बताइए दोस्तों, सार्वभौमिक
स्वीकृति दिवस 2025 का विषय क्या है? तो वो है दोस्तों असंबंध को जोड़ना, विकसित भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट का निर्माण। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, 2025 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आर के श्रीराम कुमार को दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों वायलिन वादक हैं, कर्नाटक के हैं ये। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। तो दोस्तों भाग 3 में अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुक्तावली। मुक्तावली में दोस्तों यहाँ पर देखिए मुक्त प्लस अवली दे रखी है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें गलत हो जाएगा, ये संधि विच्छेद गलत है। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब इसमें देखिए दोस्तों मुक्ता के अंदर आ और अवली के अंदर ए, ठीक है, इन आ प्लस ए मिलकर क्या बन रहा है दोस्तों? आ बन रहा है, ठीक है। ये इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त की जगह मुक्ता आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन से विकल्प में नहीं है? तो इसमें देखिए चातुर्य, चातुर्य के अंदर नहीं है दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चातुर्य जो शब्द है ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? बताइए कौन सा विलोम शब्द है वो इसमें गलत दे रखा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आस्तिक का सात्विक दे रखा है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। आस्तिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? नास्तिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। और सात्विक का हो जाएगा दोस्तों तामसिंग। तो ये अपना पहला इसमें गलत दे रखा है। खरा का हो जाएगा खोटा, अत का हो जाएगा इति, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पर है, इसमें सांझ जो दे रखा है शब्द, ये दोस्तों बिल्कुल सही शब्द है। हंसी के अंदर दोस्तों ये वाली मात्रा आएगी, चंद बिंदु वाली, ठीक है। और करेंगे देखिए यहाँ पे इसमें रे के ऊपर भी दोस्तों मात्रा आएगी करेंगे के अंदर, और वाग्मे के अंदर तो आप सभी को पता है ये वाला हिस्सा आएगा इसमें गय की जगह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित परिभाषिक शब्दों में से बेमेल कौन सा है? बेमेल कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें एक ही गलत दे रखा है, वो है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब दोस्तों यहाँ पे अधिशासी दे रखा है जो कि गलत है दोस्तों। एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन करना। क्या होता है? निष्पादन करना होता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है अधिशासी, एग्जीक्यूट का मतलब होता है निष्पादन। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बेमेल है। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है द ट्रेजेडी शॉक्ड अस। तो दोस्तों द ट्रेजेडी शॉक्ड अस, तो दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वर शॉक्ड एट द ट्रेजेडी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, देखिए द वर्ड यूजिंग सुफिक्स मेंट इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रत्यय अपने को बताना है कि ये जो MENT प्रत्यय है वो कौन से शब्द के अंदर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों इसमें आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, आर्ग्यू। तो दोस्तों आर्ग्यू
GUEMENT। तो दोस्तों यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आर्ग्यू का मतलब होता है दोस्तों वाद विवाद करना, और आर्गुमेंट का मतलब होता है वाद विवाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आर्गुमेंट के अंदर दोस्तों मेंट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, चूज द वन विच इज सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए डिक्शनरी, दोस्तों डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए लेक्सिकॉन और ग्लोसरी और वोकैबुलरी। तो दोस्तों ये तीनों ही जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, इन तीनों का अर्थ दोस्तों क्या है? दोस्तों शब्द समूह है या शब्दकोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही समानार्थक शब्द है दोस्तों। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, फाइंड आउट द एरर्स पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर देखिए दोस्तों मोर देन वन स्टूडेंट हैज नॉट कम टू द क्लास। मोर देन वन स्टूडेंट हैज नॉट कम टू द क्लास, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों इसमें कोई से भी पार्ट में एरर नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नो एरर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। दोस्तों खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। यहाँ पर देखिए वाइल आई फॉर यू आई फील ए स्लिप। दोस्तों बताइए वाइल आई फॉर यू आई फेल ए स्लिप है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें वाज वेटिंग आ जाएगा, इसमें वाज वेटिंग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर है सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए कोयले का दहन, मैग्नीशियम फीते का दहन, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातु क्रम में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातु क्रम में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोक। कोक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है? बताइए किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाशिमोटो। हाशिमोटो रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस रोग में जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब दवाइयों की सहायता से थायरोक्सिन हार्मोन को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर उसकी कमी से दोस्तों ये हाशिमोटो रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र रक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना प्रदर्शित करता है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के बाद क्षेत्र रक्षक द्वारा गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना प्रदर्शित करता है। तो वो क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? दोस्तों देखिए किसी वस्तु की गति अथवा गति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहते हुए जल की ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। धनुष से निकले हुए तीर की ऊर्जा, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है।
बंदूक से निकली गोली की ऊर्जा, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए घड़ी की चाबी भरने पर संचित ऊर्जा, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न हैं, वो दोस्तों अपन इसमें पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न हैं, वो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं भाग 6 के अंदर। 42 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए गठित समिति में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए गठित समिति में कौन 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 शामिल होते हैं? बताइए दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं? यहाँ पर कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, और अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री शामिल होता है और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होता है, और दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष का नेता है वो भी शामिल होता है। तो ये तीनों शामिल होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4। 1 3 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो दोस्तों ये होती है, देखिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो ये दोस्तों तब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, तब दोस्तों तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सुमेलित कीजिए, एक तरफ सूची फर्स्ट में उप प्रधानमंत्री दे रखे हैं और सूची सेकंड में प्रधानमंत्री दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोरारजी देसाई जब उप प्रधानमंत्री थे तब प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों तब थी इंदिरा गांधी थी। दोस्तों कौन थी? इंदिरा गांधी। और दोस्तों यशवंत राव चौहान ये जब उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और देवीलाल चौधरी जब उप प्रधानमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। कौन थे? एक बार तो थे दोस्तों चंद्रशेखर जब उप प्रधानमंत्री बने थे तब, और दूसरी बार जब ये देवीलाल चौधरी वापस उप प्रधानमंत्री बने थे तब दोस्तों वीपी सिंह थे प्रधानमंत्री, ठीक है। और जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री थे तो दोस्तों तब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर अपने को सत्य कथन का चयन करना था, तो दोस्तों पहला कथन इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, पहला कथन इसमें सही है। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पर कथन देखिए, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 1 वर्ष तक जारी रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 1 वर्ष तक जारी रहता है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें 1 माह के भीतर दोस्तों संसद को अनुमोदन है वो करना होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पहला कथन इसमें गलत है और पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। सत्यकूट का चयन करना था, यहाँ पर केवल एक इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है भाग 7 के अंदर राजस्थान भूगोल के अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? तो दोस्तों CAW के अंदर दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र आता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है पर्वत चोटी है और सूची सेकंड में जिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बबाई चोटी कहाँ है? तो दोस्तों बबाई चोटी है ये झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। इसकी ऊंचाई दोस्तों 780 मीटर है। बरवाड़ा दोस्तों, बरवाड़ा चोटी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है बरवाड़ा चोटी। और सिरावास का जो पर्वत है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर जिले की चोटी है दोस्तों ये सिरावास। और रघुनाथगढ़ कहाँ है? तो दोस्तों रघुनाथगढ़ सीकर में है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर है देखिए 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लोहे अयस्क का उत्पादक क्षेत्र दोस्तों डाबला सिंगाना है, बिल्कुल सही है। तांबा का जो उत्पादन है वो दोस्तों सरवाड़ में होता है, सरवाड़ की खान में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीसा दस्ता दोस्तों, सीसा दस्ता की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये मोचिया मगरा उदयपुर में है। ये सीसा दस्ता की खान है। मैग्नीज खेतड़ी गलत हो जाएगा दोस्तों, खेतड़ी में तो तांबा का उत्पादन होता है। मैग्नीज का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? आप सभी को तो दोस्तों इसमें मैग्नीज के बारे में पता ही होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा की तरफ होता है दोस्तों इसका उत्पादन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियों का सही युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियों का सही युग्म है वो कौन सा है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे पार्वती और मेज। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कोठारी बनास की सहायक नदी है जो बंगाल की तरफ जाती है। माई है वो अरब सागर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है? देखिए किशनगढ़ है, पाली है, श्रीगंगानगर है, लेकिन धौलपुर नहीं है। दोस्तों धौलपुर में तो क्या है? कांच उद्योग है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अपन इसमें 15 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि 51 से 65। दोस्तों 51 से 60 तक अपन स्कूल मैनेजमेंट के और फिर 61 से लेकर और 65 तक अपन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे इसमें। दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे देखिए शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में शामिल है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में दोस्तों क्या शामिल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नवाचार, समन्वय और दोस्तों यहाँ पर देखिए संप्रेक्षण अभाव नहीं है दोस्तों, मूल्यांकन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में शामिल है नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नवाचार, समन्वय, मूल्यांकन। संप्रेक्षण भाव नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कूट भाषा में? दोस्तों 1 2 3 4 5 और 7। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
कौन से ऑप्शन में है? 1 2 3 4 5 और 7। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती है। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती है, तो वो कौन सी है चुनौती? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दोस्तों देखिए, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन की चुनौती वित्तीय प्रबंधन है, गुणवत्ता प्रबंधन है, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन में गुणवत्ता की आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, विद्यार्थियों की गुणवत्ता में कमी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, पर्यवेक्षण के प्रकार में सम्मिलित है। पर्यवेक्षण के प्रकार में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यवेक्षण के प्रकार में सुधारात्मक पर्यवेक्षण है, निरोधात्मक पर्यवेक्षण है, रचनात्मक पर्यवेक्षण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेतृत्व की प्रकृति है। दोस्तों नेतृत्व की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों नेतृत्व की प्रकृति है ये समूह क्रिया विकसित करना, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, उपयुक्त परामर्श देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, संस्थागत नियोजन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? संस्थागत नियोजन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जो तृतीय खंड होता है, तृतीय खंड, वो दोस्तों भाग महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया? किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। पी सत्यनारायण राव की समिति की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित किया गया। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, आरएससीईआरटी के किस प्रभाग का संबंध है सर्वेक्षण, स्टडीज, परीक्षा आयोजन एवं नीति परिप्रेक्ष्य से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में वर्तमान में कुल कितने विभाग हैं? तो वर्तमान में कुल कितने विभाग हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में 8 विभाग है दोस्तों। ठीक है, एक प्रशासनिक तथा 7 अकादमिक विभाग है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आरएसओएस का संपर्क केंद्र कहाँ स्थित है? आरएसओएस का संपर्क केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों संपर्क केंद्र है वो कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होनी चाहिए, यह सिफारिश किसकी थी? तो दोस्तों ये सिफारिश है वो किसकी थी? तो दोस्तों ये सिफारिश थी सार्जेंट योजना की। सार्जेंट योजना की सिफारिश थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? बताइए दोस्तों, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा था दोस्तों बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने कहा था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी व बच्चों पर व्यक्त करता है, यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विस्थापन को दर्शाता है। किसको? विस्थापन को दर्शाता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो दोस्तों ये कौन से संप्रदाय की देन है?
तो ये गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। 64 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। दोस्तों बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नॉर्मेटिव विज्ञान। नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 65 नंबर का प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है। राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृति एवं भाषा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। दोस्तों अब अपने भाग 9 के अंदर रीजनिंग और गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 नंबर का प्रश्न है, देखिए यदि सी पी एच यू डी क्यू को 36 लिखा जाता है, बॉय को 6 लिखा जाता है, तो फंडामेंटल को क्या लिखा जाएगा। सीधा सा मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ। देखिए बी ओ वाई, देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 3, ठीक है। बी ओ वाई में कितने अक्षर हैं, तो दोस्तों 3 अक्षर हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों सी पी एच यू डी क्यू, इसमें दोस्तों कितने अक्षर हैं, तो इसमें 6 अक्षर हैं। तो अब इसमें देखिए बी ओ वाई में बी कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों बी 2 नंबर पे आता है। ओ है वो कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पर आता है, तो दोस्तों वाई है वो 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 6 कैसे लिखा गया वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब इसमें देखिए इसका टोटल किया तो कितना आया, 42 आया। कितना आया, 42। 2 और 15 और 25 कितने होते हैं, 42। अब 42 में दोस्तों कितने अक्षर आए, 4 और 2। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया, 4 और 2 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 6 लिख दिया। अब उसी प्रकार दोस्तों अपने को यहाँ पे फंडामेंटल के साथ में करना है। एफ है वो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। यू है वो दोस्तों 21 नंबर पे। एन है वो 14 नंबर पे। डी है वो 4 नंबर पे। ए है वो 1 नंबर पे। एम है वो 13 नंबर पे। ई है वो 5 नंबर पे। एन है वो 14 नंबर पे। टी है वो 20 नंबर पे। ए है वो 1 नंबर पे और एल है वो 12 नंबर पे। इन सभी का दोस्तों टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 111। 111। अब दोस्तों 111 आ गए तो अपन क्या करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 3। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रोहित कक्षा में 27वें स्थान पर है। रोहित कक्षा में 27वें स्थान पर है। मोहित रोहित से 7 स्थान आगे है। तो मोहित का स्थान अंतिम से 36वां है। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये पूरी लाइन है दोस्तों। अब इसमें यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, रोहित कक्षा में 27वें स्थान पर है। रोहित है वो दोस्तों कक्षा में 27वें स्थान पर है। कौन दोस्तों, ये है रोहित। आर लिख देता हूँ रोहित को। और आगे देखिए मोहित रोहित से 7 स्थान आगे है। मोहित है वो 7 स्थान आगे है, तो दोस्तों ये 20वें नंबर पर है। कौन दोस्तों, ये मोहित। 20वें नंबर पर कौन है, मोहित। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहित का स्थान अंतिम से 36वां है। अंतिम से दोस्तों ये 36वां स्थान है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा है, यहाँ पे 36 प्लस 20 माइनस 1 कर देंगे। तो 36 प्लस 20 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 55। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर है दोस्तों, यदि 3 इंटू 3 इंटू 3 की माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है और फिर इसे 1 इंटू 1 इंटू 1 की माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है, इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो दोस्तों उसको अपन कैसे लिखेंगे, उसका सूत्र होता उसका सूत्र होता है 12n-2। 12n-2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल घनों की संख्या तो n क्यूब हो जाएगी। तो n क्यूब कितना है, तो दोस्तों 27 है। तो n कितना आ जाएगा, n दोस्तों 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 ब्रैकेट 3 - 2
12 ब्रैकेट है, 3 माइनस 2 तो 3 में से एक गया तो कितना, 3 में से 2 गए तो कितने बचे, एक। तो 12 इंटू 1 कर लीजिए, तो यहाँ पर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौती भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? दोस्तों देखिए, दोबारा देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने, रमन ने कहा कि उसका भाई, इसका भाई का पुत्र, का पुत्र, इसके भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी दोस्तों पत्नी का दोस्तों क्या है, भाई है। तो उस महिला का रमन से क्या संबंध हुआ, क्या संबंध हुआ? तो दोस्तों वो हुआ पत्नी के पिता की बहन है। दोस्तों ये पत्नी के पिता की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या कौन सी है? दोस्तों देखिए 1/4, 1/4 प्लस दोस्तों 1/3 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे दोस्तों 3 प्लस 4 बटे 12 बटे 2। दोबारा क्या आ गया इनका दोस्तों, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर 3 प्लस 4 बटे 12। देखिए 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का भाग हुआ 12 में कितनी बार गया, तो 4 बार। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिखते हैं, 12 दूनी 24 और 3 और 4 7, तो 7/24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों माध्य विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है दोस्तों, इसमें देखिए ए प्लस सिग्मा एफ 1 बटे सिग्मा F1 इंटू एच। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 36x² माइनस 49 6x² माइनस 25x प्लस 21 बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक है। तो दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक है, तो दोस्तों यहाँ पर 36x² है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 6x, ठीक है, स्क्वायर हटा दिया तो 6x माइनस 49 बराबर दोस्तों ये 6x² है, तो दोस्तों स्क्वायर अपन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट 6x² माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस 6x² दोस्तों यहाँ पर देखिए 25x प्लस 21, 25x प्लस 21, तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखिए 25x प्लस 21 दे रखा है, तो इसको अपन दोस्तों 7 का स्क्वायर है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर है x माइनस 3 x 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। तो यहाँ पर ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं x और y का योग उनके अंतर का 2.5 गुना है। यदि संख्याओं का गुणनफल 84 है तो उन दो संख्याओं का योग क्या है? तो उन दो संख्याओं का योग है वो दोस्तों क्या है? यहाँ पर देखिए दो धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याएं x और y का योग उनके अंतर का 2.5 गुना है। तो अपन इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y, दोस्तों यहाँ पर x प्लस y बराबर दोस्तों 2.5 x माइनस y, ठीक है। ये बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लोगे तो दोस्तों आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 20, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, 20 सेमी लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब लोहे की बनी है और उसका बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। ट्यूब बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन घन सेमी में क्या होगा? तो बताइए घन सेमी में क्या होगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, खोखली बेलनाकार ट्यूब का आयतन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, बस ये सूत्र है। इसको सोल्व करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए व्यास दे रखा है 8 सेमी और 6 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 4 सेमी और 3 सेमी। तो यहाँ पर दोस्तों 22/7 R1 स्क्वायर, यानी कि R कितनी है दोस्तों? R1 है 4 स्क्वायर माइनस R2 है दोस्तों 3 स्क्वायर इंटू एच कितना है? एच है दोस्तों 20। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो दोस्तों 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7 है। तो दोस्तों यहाँ पर 22/7 इंटू 7 इंटू 20, तो दोस्तों यहाँ पर 7 से 7 कट गया, और 22 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा? 440। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही 440। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है। देखिए 0.476 के ऊपर दोस्तों बार लगा हुआ है, बराबर क्या होगा? दोस्तों बराबर में क्या होगा? इसको अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर है, इसमें इसको अपन दोस्तों x बराबर लिख सकते हैं 476 476 76 76 76 ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन इसको अगर 10x लिखते हैं 10x, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4.76। ठीक है, तो 1000x लिखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1000x बराबर दोस्तों हो जाएगा 476.76। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें ये जो 476 है, ठीक है 476, अब इसमें एक तो हो गया दोस्तों 476 पॉइंट, सॉरी 4.76, एक तो दे रखा है 10x का हो जाएगा 4.76 और 1000x का हो जाएगा दोस्तों 476। अब 476 में से 4.76 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 472। कितने बचे दोस्तों? 472 बचे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 472 तो एक बचे, और ये जो 1000x है इसमें से 10x गया तो कितना बचा? तो दोस्तों ये बचा 990x। तो 990x बराबर 472 बचा। तो 2 से कट रहा है गए, तो बिल्कुल कट रहा है। 990 2 से कटा तो कितनी बार गया दोस्तों? ये 495 बार। और दोस्तों ये जो 472 है इसको 2 से काटा तो कितना गया? तो दोस्तों 236 बार। तो 236/495 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर संख्या जो 7 है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने पिछली जो क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।